आप लोग क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। मैकेनिक्स की क्लास अभी ओवर हुई। अब जो है मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको कुछ लोग हाइड्रोलिक्स भी कहते हैं ना। काफ़ी लोग लाइव हैं, काफ़ी लोग दिख रहे हैं मेरे को। चलिए, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। क्लास शुरू करी जाए। सूर्य प्रताप गुड इवनिंग, सतीश कुमार गुड इवनिंग सर, उपेंद्र सिंह जय हिंद उपेंद्र। ठीक है, काफ़ी जनता आ गई। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स के शानदार कुछ क्वेश्चंस लेके आपके लिए आया हूं मैं आज, तो शेयर कर दीजिए ताकि आपको वो सारे शानदार क्वेश्चंस आपको मिलने शुरू हो जाएं फटाफट। एक बार शेयर कर दीजिए, सब लोग शेयर कर दीजिए। रवि यादव, रोहित कुमार, संदीप कुमार, रोहित कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है। गुड इवनिंग। जितेंद्र सोलंकी, अंकुर यादव, सूरज दीन, काफ़ी बच्चे हैं लाइव। हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। अभी तक की क्लासेस में सार्थक मिश्रा गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है, गुड इवनिंग। ओके, अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं बच्चों। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो कॉन्सेप्ट हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे, या जो क्वेश्चंस हम लोग लगा रहे थे, सारे क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के लगाए। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन थे। अब फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बाद आज हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन अमूमन बहुत डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। बच्चों को बड़ी समस्या होती है कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। हम लोग उसको आसान करेंगे और कुछ 4-6 बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पकड़ में आ जाए। If you are good in concept, then you can solve the question very easily. But if you are not good in concept, तो फिर आपको दिक्कत आएगा। समर सिंह गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग समर, कैसे हैं आप? तो शुरू करा जाए क्लासेस। बोलो भाई, आप लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि नए बच्चों को जानकारी हो जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग 24 जून से हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया। इस बैच के अंतर्गत हम लोग फ्री क्लासेस देते हैं 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 3 PM टू 7 PM। इसमें मैकेनिकल की क्लासेस जो होती हैं 3 to 6 जो क्लासेस होती हैं वो सिविल की होती हैं। 3 to 6 जो क्लासेस होती हैं वो किसकी होती हैं? सिविल की होती हैं। और 4 to 7 जो क्लासेस होती हैं वो मैकेनिकल की होती हैं। कोई नया बच्चा हो तो उसके लिए हमने बता दिया, क्लासेस की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। जस्ट 2 मिनट में मुश्किल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। प्रीवियस वीडियोस भी हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप चाहें तो उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। अभी कोई वीडियो हटाया नहीं गया है, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑल स्टेट एंड सेंट्रल जेईई एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके ए एग्जामिनेशन हो, उसमें काम आएगा। हम जो क्वेश्चंस का लेवल भी रख रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे हैं, तो वो आपको बार बार काम आएंगे। ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो वो आपके काम के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा सामने जो एग्जामिनेशन है, चाहे यूपी आरविनल हो, चाहे DFCCIL हो, SSC जेईई हो, यूपी SSC जेईई हो, राजस्थान जेईई हो, इन सब परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत लाभप्रद हैं आपके लिए, निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। लाइव क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस बैच दे रहे हैं और जल्दी ही हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का एक बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्जेक्ट थियोरेटिकल पढ़ाया जाएगा। थियोरेटिकल सब्जेक्ट आपको पूरे कराए जाएंगे। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स लेके आ रहा हूं, बहुत जल्द मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी क्लासेस आपको देने वाला हूं। आप लोग टाइम बताइएगा किस समय हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टार्ट करें। मैंने वैसे प्लान किया है। उपेंद्र सिंह सर, टुडे इज़ माय फर्स्ट क्लास। ओके उपेंद्र, तो आप फर्स्ट क्लास करके देखिए कैसा आपको लग रहा है। हर किसी का, जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, सबका कभी न कभी फर्स्ट क्लास रहा होगा। आप पढ़ के देखिए कैसा लग रहा है, आपको मज़ा आएगा। वैसे मैंने शाम को 8 बजे का प्लान किया है कि हम लोग शाम को आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट भी बताने आने वाले हैं। इस टाइम पे आप लोग को सहमत है कि नहीं बताइएगा मेरे को। तो रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस भी हम आपको देंगे, कुछ कॉन्सेप्ट टॉक के माध्यम से सैटरडे को पढ़ाते ही हैं। क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सब के लिए आपको क्या करना है? इन सब के लिए आपको
मेक माई करियर का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप कहाँ मिलेगा? ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो इस तरह से ऐप आपको मिलेगा। इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसको डाउनलोड करने के बाद आप बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज इत्यादि पा जाएंगे और आपका बेनिफिट होगा। वहाँ पर एक 300 आवर्स की भी एक हम लोगों ने प्लान किया है, 300 घंटे का पूरा डेप्थ में प्लान किया है। हमारे ऐप पे एक बैच चल रहा है जिसमें 300 घंटे 300 आवर्स का कोर्स हम लोग दे रहे हैं। इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि FM है, इसमें कि बिल्डिंग मटेरियल है, इसमें मटेरियल साइंस है, इसमें आपका सर्वे है। ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कंप्लीट नॉलेज आपको दिया जाएगा और आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। आप चाहें तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसे पढ़ सकते हैं। हमें आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे बारे में है, उपेंद्र। जैसे आज उपेंद्र का पहली क्लास है, तो उपेंद्र और वो सारे लोग जिनके लिए पहली क्लास है, जो मुझे नहीं जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम GD पांडे है और मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं। फिलहाल मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी, यानी हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूं आपको। हाइड्रोलिक्स में हम लोग फ्लूइड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से हम लोग लिक्विड्स में वाटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे हाइड्रोलिक्स कहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आइए सवाल को लगाया जाए। आज जिस चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब आने वाली 2-3 लाइव क्लासेस, ये आई थिंक लाइव क्लास नंबर 5 है ना, ये 5 क्लास है। मुझे लगता है 5, 6, 7 ये 2-3 जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, इस चैप्टर को बच्चे सबसे कठिन चैप्टर की संज्ञा देते हैं। कहते हैं सर इसमें तो समझ में नहीं आता कि सवाल कैसे निकलते हैं, कैसे क्या होता है। कुछ अच्छे क्वेश्चन, 2, 4, 6 अच्छे क्वेश्चंस को लगा करके हम लोग सीखना चाहेंगे कि ये चैप्टर के सवाल लगाए कैसे जाते हैं। मैं बात हमेशा कहता हूँ ना कि यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। आपको सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि सीखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 1-2 फॉर्मूले होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का कोई भी सवाल आप लगाना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ρ(G)A(H)बार। इस फॉर्मूले को आपको कंठस्थ कर लेना है। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगेगा, ρ(G)A(H) बार, ठीक है ना। रो डेंसिटी है, G 9.81 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, A एरिया है और H बार क्या है? H बार है कि जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी जहां तक वो सबमर्ज है और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको सेंट्रॉइड आप लोग बोलते हैं, उसकी दूरी है, उसकी डिस्टेंस है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लगाते समय आपको दिक्कत आएगा। लेकिन देखो बेटा, इसके क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आना तय है और अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो गलत होना भी तय है। तो इस गलत होने वाले रेंज से आपको बाहर निकलना है तो फार्मूला, सबसे पहले तो फार्मूले को रट लीजिए। क्या फॉर्मूला है? ρ(G)A(H) बार। और H बार को समझिए कि H बार क्या है। H बार को समझिए कि H बार क्या है। अगर कोई बॉडी है, सबमर्ज्ड बॉडी है, कोई मान लीजिए रेक्टेंगुलर बॉडी है, कैसे भी बॉडी ले सकते हैं आप, कोई बॉडी है, अगर वो सबमर्ज है तो इसका G जहां लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड जहां लाई करेगा, वहां से लेकर के जो फ्री सरफेस है, वहां से लेकर के जो फ्री सरफेस होता है, इसकी जो दूरी होती है, इसका जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग H बार कहते हैं। इतनी जानकारी अगर आपको पर्याप्त है तो ये जानकारी पर्याप्त है और इसके आधार पे आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए, पहले का आंसर बताइए। फार्मूला एक ही है, फार्मूला बहुत सारे नहीं लगेंगे, फार्मूले कम हैं, लेकिन सवाल को लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, सवाल खुद से अटेम्प्ट करिए। जब तक आप सवाल खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे कि सवाल लगता कैसे है।
आर्यन, सवाल पढ़िए, सवाल आपके सामने बोर्ड पे है, सवाल पढ़िए। ऑन कर दो माइक, ऑन है, ठीक है। तो सवाल पढ़िए जरा आप लोग ध्यान से, सवाल पढ़ के बताइए इसमें क्या क्या गिवन है, कैसे लगाएंगे सवाल को, समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है एक सवाल, केवल एक सवाल आपने इसमें लगा लिया ना, इस पूरे चैप्टर में अगर आपने एक सवाल लगा लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ढंग से एक सवाल लगा लेंगे तब भी समझिए आपको सारी चीजें आ जाएंगी। कह रहा है हाउस टॉप वाटर टैंक इज मेड ऑफ फ्लैट प्लेट, यानी किसी टैंक की बात कर रहा है ना, किसी टैंक की बात कर रहा है, किसी टैंक की बात कर रहा है। किसी टैंक की बात कर रहा है। कैसा टैंक है? इट्स हाइट, इट्स हाइट इज ट्वाइस दैट ऑफ एनी साइड, यानी इसकी जो हाइट है, ऐसा टैंक है, ऐसा टैंक है कि इसकी जो हाइट है, ये मान लो हाइट इतनी है और इसके 3 साइड हैं, चलो एक साइड ये मान लिया और चलो एक साइड ये मान लिया। बेटा ये ऐसा चैप्टर है ना कि केवल एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, एक सवाल अगर समझ में आया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम लोग एकदम शांत हो गए हो ना कि सर क्या बवाल चीज लेके आ गए, कितना आसान आसान सब कुछ चलता है, आप कहाँ से ये कठिन कठिन सवाल लेके आ गए। जब तक आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, तब तक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी बच्चों। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है कि कुछ थम्सअप वम्सअप करोगे तब तो मैं सोचूंगा नहीं, लगता है स्क्रीन मेरी फ्रीज हो गई है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, घर पे सब शांति से बैठे हैं, अरे बाप रे ये क्या सी चीज आ गई। सवाल को ध्यान से पढ़िए, अभी आसान करते हैं इसको, बहुत आसान कर देंगे। सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या चीज है? कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, हाइट जो है वो किसी और साइड की तुलना में 2 गुनी है। हाइट जो है किसी और साइड की तुलना में 2 गुनी है। तो मान लो ये x है, मान लो ये x है, तो हाइट कितनी है? 2x। जो उसने बोला हमने वही लिख दिया। मान लो ये x है, मान लो ये x है, तो हमने हाइट कितनी मान ली? 2x। अब पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। द रेशियो ऑफ टोटल थ्रस्ट फोर्स ऑन द बॉटम, कह रहा है थ्रस्ट फोर्स कितना आएगा। ध्यान देना, थ्रस्ट फोर्स पूछे चाहे कोई फोर्स पूछे, थ्रस्ट फोर्स पूछे चाहे कोई फोर्स पूछे, फॉर्मूला वही लगाना है, रो जी ए एच बार। बोलो भाई, यही रो जी ए एच बार ही हमको अप्लाई करना है, चाहे कुछ भी पूछेगा ये। अब ये पूछ रहा है कि फोर्स कौन सा लगाना है, कौन से फोर्स के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ टोटल थ्रस्ट फोर्स ऑन द बॉटम, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा एफ बॉटम ऑफ द टैंक टू दैट ऑफ एनी साइड विल बी, और किसी एक साइड का निकालना पड़ेगा। आपको बॉटम का निकालना पड़ेगा और किसी एक साइड का निकालना पड़ेगा, और दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। और जानते हो जितना भारी भरकम सा ये सवाल है, इसका आंसर उतना ही छोटा है, इत्तू सा आंसर इसका है। इसका आंसर मैं पहले बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बहुत सिंपल सा आंसर आएगा, लेकिन प्रोसेस जरूरी है, तरीका सीखना जरूरी है। तरीका ही नहीं पता होगा तो आंसर कैसे निकालोगे, रटोगे थोड़े ना, हर सवाल में थोड़े 1 आंसर आएगा। तो बताइए भाई, कितने लोग कर पा रहे हैं? कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, बोलो कितने लोगों ने लगा लिया सवाल? थम्सअप करके बताओ, कुछ लोगों को समझ में आया, सवाल समझ में आया? लगवा मैं दूंगा, आसान कर दूंगा। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहा है? क्वेश्चन समझ में आ जाए तो मैं इसको लगवाना स्टार्ट करूं। बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बताओ, बोलो भाई जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबके? क्वेश्चन समझ में आया तो फिर हम इसको कराते हैं। अब देखो,
सबसे पहले चलो हम किसी भी साइड पे निकाल लेते हैं, किसी भी साइड पे हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, निकालना क्या है समझ में आ गया, तब निकालते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे? रो जी ए एच बार, ठीक है ना। यहां जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, यहां निकालते हैं हम लोग। चलो किसी भी साइड पे निकाल लेते हैं, फिर बॉटम पे निकालेंगे। रो जी ए एच बार, रोजी को रोजी रहने दीजिए। कोई साइड जब आप लेंगे, मान लीजिए ये साइड है, ये साइड आपने ले लिया, मान लीजिए इस तरह का जो साइड है, ये जो साइड है फ्रंट, तो उसका एरिया कितना आएगा? 2x इंटू एक्स। बोलो भाई, ये समझ में आ रही सारी चीजें? आज तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे बाप रे, इतने सारे थम्स अप एक साथ आ गए। ठीक है ना। कितना आएगा एरिया? 2x इंटू एक्स। और h बार की वैल्यू कितनी आएगी? इसका g निकालोगे तो कहां आएगा? ये g आएगा इसका। और फ्री सरफेस से जब ये दूरी निकालोगे तो उसी दूरी को h बार कहते हैं। बोलो, तो अगर ये 2x है तो h बार कितना हो जाएगा? 2x/2। कितना हो जाएगा? 2x/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? साइड की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम साइड की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगी रो जी 2 रो जी, यानी ऐसे कर देते हैं 2, और इधर आ जाएगा रो जी एक्स क्यूब। ये एफ साइड की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आ गई? एफ साइड की। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन लगाओगे तभी बड़ा स्टूडेंट बनोगे, समझदार आदमी बनोगे, ठीक है ना। लॉलीपॉप क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया उस पे, क्या कहते हैं, साइड पे। अब बॉटम पे निकालो। बताओ बॉटम पे निकालोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? बताओ बॉटम का एरिया कितना होगा? एरिया बताओ बॉटम का कितना होगा? इस पूरे ऐसे सवालों में ना सिर्फ दो ही चीजें मशक्कत करनी पड़ती है, एक एच बार निकालने में, एक एरिया निकालने में। जिसको एच बार निकालना आ गया, जिसको एरिया निकालना आ गया, उसको सारे सवाल लगाने आ गए। अगर बॉटम का एरिया आप देखोगे तो कितना आएगा? एक बार कमेंट करके कोई बताएगा मुझे कि बॉटम का एरिया कितना आएगा? जब बॉटम पे हम फोर्स निकालेंगे तो बॉटम पे एरिया कितना आएगा? बताओ, कमेंट करके बताओ, बॉटम का एरिया कितना लोगे? बॉटम का एरिया क्या होगा? देखो बॉटम पे तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अगर हम इसमें बॉटम वाला पार्ट ले ले तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो कितना आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स। और बॉटम से एच बार निकालोगे तब कितना आएगा? बताओ, बॉटम से एच बार निकालोगे तब कितना आएगा? हमको क्या लेना रहेगा? हमको जी। तो बॉटम में जी कहाँ मिलेगा? बॉटम में जी यहां मिलेगा। ये देखो, इस सरफेस का जी यहां मिलेगा, और यहां से अगर टॉप सरफेस नापोगे तो यही एच बार आएगा। यानी कि बॉटम के लिए एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। सबसे ज्यादा बच्चे यही फेल करते हैं कि उन्हें बॉटम से एच बार की वैल्यू ही नहीं निकाल पाते हैं। आप ऐसे समझिए ना, आप ऐसे समझिए कि जब जो टैंक है, अरे ये कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इससे कठिन क्वेश्चन जेईई परीक्षा में आता है। ये नहीं लगाओगे तब क्या लगाओगे? देखो ये बॉटम है, ये बॉटम है, दिस इज द बॉटम, दिस इज द बॉटम, और ये आपका टॉप है, दिस इज द बॉटम, दिस इज द टॉप, और ये पूरा डूबा हुआ है, और यहां से यहां तक कितना है? 2x है। तो आप बताओ ना भैया, जब बॉटम पे यहां पे g मिलेगा तो इसकी दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? जैसे मान लो ये एग्जांपल, हालांकि ये सर्कुलर है, मान लो ये सर्कुलर ना होता तो यहां g है, g कहां लाई कर रहा है? यहां, और ये पूरा भरा हुआ है। तो यहां से जब नापोगे, इसको मेजर करोगे, और ये डिस्टेंस 2x दी हुई है, तो इस जगह g है, यहां से यहां तक 2x ही तो उसका h बार होगा। h बार क्या होता है? कहां तक सबमर्ज है, उससे जिस सरफेस का h बार निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस। यहां पे g है,
यहाँ पे जी है तो यहाँ से लेकर के ये निकालोगे तो एच बार ये आएगा। बोलो भाई कितना आएगा? ये एच बार की वैल्यू आ जाएगी, एच बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x। जब एच बार की वैल्यू 2x आ गई, जब एच बार की वैल्यू 2x आ गई तो हमें क्या करना है? बोलो तब हमें क्या करना है? तब हमें ये करना है कि अब हमें फोर्स निकाल लेना है बॉटम पे, बॉटम पे फोर्स निकाल लेना है। तो बोलो एफ बॉटम कितना आएगा? रो जी ए एच बार। देखो बच्चों एक चीज समझो, ये ऑनलाइन दुनिया जो है ना, ये बड़ी ग्लैमरस तो दिखती है, लेकिन यहाँ पे जो रियल वर्क है वो नहीं होता। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस दुनिया का। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके आप ना एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। हमें आपको वो पढ़ाना है जिसको पढ़ करके आप सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि इस ऑनलाइन दुनिया में सब कुछ तो है, धैर्य नहीं है। तुरंत बच्चा भागने लगता है कि अरे नहीं यार कठिन चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, हम लोग को टीचिंग को आना पड़ा, ऑनलाइन दुनिया में हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखो कि धैर्य नहीं रखोगे, क्वेश्चन लगाओगे नहीं बैठ के, तो हमारे पढ़ा भर देने से आपका कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए ये रो है, ये जी है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इंटू एक्स। एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। अब डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो एफ बॉटम की वैल्यू ये आई है, और इसको डिवाइड करोगे किससे? किससे डिवाइड करोगे भाई? इससे। कितनी आएगी? अच्छा इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व इसको और कर लो, कितना हो जाएगा? 2 रो जी एक्स क्यूब। देखो यहां भी 2 रो जी एक्स क्यूब आया है, यहां भी 2 रो जी एक्स क्यूब आया है। इन दोनों को डिवाइड करोगे, कट करके 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी पार्ट। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? समझ में आया हो तो थम्स अप करके बताइए कि बात पकड़ में आई कि नहीं। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ऐसे क्वेश्चन लगाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं होगा। एक बार थम्स अप करके बताइए ये बात सबको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया, या फिर किसी को डाउट है? बोलो भाई, सब लोग बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो अगला सवाल है ना वो भी इतना आसान नहीं है, उसको करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हर एक सवाल डिफिकल्ट और अच्छे क्वेश्चंस हैं। रोहित कुमार ने थम्स अप किया है, सिर्फ रोहित को समझ में आया कि बाकी लोग को भी समझ में आया? बोलो भाई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। मेहनत से करोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। पीडीएफ आप लोगों को टाइम से मिल जा रहा है, अब आपको पीडीएफ हमेशा ग्रुप में मिल जाएगा। क्लियर सर, राकेश कुमार मौर्य, सूरज दिन, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अच्छे क्वेश्चंस लगाइए, हमेशा अच्छे क्वेश्चंस लगाइए। मैं बार बार कहता हूं, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़िए, अच्छे क्वेश्चंस लगाइए, अच्छी बुक्स फॉलो करिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, हमेशा आपका अच्छा होगा। अगर आप ना टेम्पोररी टाइप पे काम करना चाहते हैं तो बात अलग है भाई। अगर आप परमानेंट काम करना चाहते हैं, आप वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप यू हैव टू डील विद द गुड क्वेश्चंस। 5 ही क्वेश्चन लगाइए, 2 ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आपको अच्छा। इस सवाल को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। द वाटर लेवल इन अ डैम इज 10 मीटर। मान लो ये डैम है, मान लो ये डैम है, ये डैम की कोई दीवार है। आपने कहा सर आपने डैम की दीवार को ऐसा क्यों बनाया? आप डैम की दीवार को ऐसे भी तो बना सकते थे, डैम की दीवार तो ऐसे भी बन सकती थी, आपने डैम की दीवार को ऐसा क्यों बनाया? बोलो भाई, मैं समझा रहा हूं ऐसा क्यों बनाया, समझ में आ जाए तो थम्स अप करके बताना। डैम है कोई, डैम की दीवार को ऐसा क्यों बनाया? डैम की दीवार को ऐसे भी तो बना सकते थे। ऐसा इसलिए बनाया बच्चों क्योंकि एक फॉर्मूला आपको सिखाया है और सिखाऊंगा भी आगे। और क्या होता है फॉर्मूला? P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी जो प्रेशर होता है वो एच के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डेप्थ, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पे देखो ये एच यहाँ तक है, ये एच यहाँ तक है, ये एच यहाँ तक है, ये एच यहाँ तक है। बताओ ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? P5 की। P5 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। P5 इज ग्रेटर देन P4 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1।
P1 से बड़ा है P2, P2 से बड़ा है P3, P3 से बड़ा है P4, P4 से बड़ा है P5। अगर हम इस तरह से दीवार नहीं बनाएंगे तो यहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहां कम लगेगा, दिन पे दिन प्रेशर बढ़ता जाएगा। और अगर दीवार आपकी इस तरह से होगी, दिन पे दिन प्रेशर बढ़ेगा तो दीवार आपकी टूट जाएगी। इसलिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। बात समझ में आया तो थम्स अप करके बताओ। बोलो भाई, बात पकड़ में आई? सवाल पे आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो। हाँ, सवाल पे भी आते हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख लो पहले। तो ये इसका कारण था कि हमने दीवार ऐसे क्यों बनाई। अब आइए सवाल लगाते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट सीखो। एक अच्छा सवाल लगा लिया आपने, आपको कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, तो और क्या चाहिए? बस 1000 सवाल थोड़े लगाने हैं, कोई वो थोड़ी चल रहा है कंपटीशन सवाल लगाने का। समझ में आ गया ना दीवार क्यों बनती है डैम की ऐसी? तो अब कह रहा है कि द वाटर लेवल इन अ डैम, ये डैम है और डैम में वाटर लेवल कितना है? H इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर। H इक्वल टू 10 मीटर है। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वर्टिकल वॉल पर मीटर लेंथ। इस सवाल में जानते हो, मैं हमेशा बोलता हूं, कल भी मैंने बोला था, कल मैंने बताया था ना, ऐसे सवाल जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, ऐसे सवाल जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उन सवाल को क्या देना होता है? उन सवाल को अटेंशन देना होता है। अटेंशन कैसे दोगे? हमेशा सवाल में ना एक ट्रिकी पॉइंट होता है, कहीं एक ऐसी लाइन में ऐसी बात लिखी होती है जिसको अच्छे से समझना जरूरी होता है। इस सवाल में वो लाइन यहां लिखी हुई है, पर मीटर लेंथ। क्या लिखा हुआ है? पर मीटर लेंथ। क्योंकि देखो, सवाल अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का है, डैम वैम का सवाल है, तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला तो हमारा वही है, रो जी ए एच बार। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। पानी की बात हो रही है ना, जब पानी की बात हो रही है तो रो की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1000। मैं कम से कम स्क्रीन देख पा रहा हूं क्योंकि सवाल अच्छे हैं, मुझे फोकस्ड होकर लगाना है और कोई पॉइंट छूट न जाए, वो आपको समझाते जाना है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही आपको सवाल समझ में आ जाए, बातें समझ में आ जाए, आप थम्स अप करो, हार्ट वार्ट भेजो, ताकि मुझे लगे कि हाँ सही चल रहा है सब। रो की वैल्यू 1000 है, रो की वैल्यू तो 1000 होती ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो रो की वैल्यू हमने कितनी रख दी? 1000। जी की वैल्यू 9.81। ए की वैल्यू रखनी है और एच बार की वैल्यू रखनी है। एक वैल्यू रखनी है ए की और एक एच बार की। देखो यहां पर ना एच बार की वैल्यू दिख रही है। एच बार की वैल्यू क्यों दिख रही है? क्योंकि यहां पर ये 10 है, तो ये हो जाएगा 10/2, यानी ये होगा आपका एच बार। तो यहां पे एच बार तो सब बच्चे रख लेंगे, एच बार की दिक्कत नहीं आएगी। 10/2। पता है यहां दिक्कत क्या आएगी ना? यहां दिक्कत आएगी एरिया की। मुझे तुम लोग बताओ कि यहां एरिया क्या रखें। सभी छात्र जवाब दें कि यहां पर एरिया की वैल्यू क्या होगी। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एरिया? एरिया की वैल्यू दिया ही नहीं है। बताइए एरिया की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एरिया की वैल्यू क्या होगी बताइए? 1000 इंटू 9.81 इंटू एरिया इंटू 10/2। ये जो एरिया है ना, जो एरिया, इस एरिया की वैल्यू बताइए। मैं जो इस एरिया की वैल्यू निकाल लिया वो सब कुछ निकाल लिया। ध्यान से देखना, 10 मीटर इसका दिया हुआ है हाइट, और कह रहा है कि पर मीटर लेंथ। पर मीटर लेंथ का मतलब 10 × 1। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? इसको 2 से डिवाइड कर देना, ये 5 हो जाएगा। 9.81 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना? ये सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। मुझे लगता है इसका आंसर कितना आएगा, कोई एक आध बच्चे ने बताया भी है शायद। सॉल्व किया किसी ने? क्या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आया? बोलो भाई। आई थिंक बी पार्ट आ रहा है क्या? 490.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 490.5। देखो किलो न्यूटन में है ना, जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, 490.5 × 3।
न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, 490.5 किलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। दो सवाल लगाने में तुम लोग की हालत खराब हो गई, क्योंकि सवाल अच्छे हैं। अच्छे सवालों को लगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। सवाल अच्छे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है सवाल लगा करके, बोलो। डी ऑप्शन भी सही है, डी भी सही है। अच्छा, गलती से टाइप हो गया है, ठीक है ना, गलती से दोनों ऑप्शन टाइप हो गए हैं, यहां कुछ चेंजेस रहा होगा, ठीक है। बी और डी जो भी है, हमें ऑप्शंस पे बहुत ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है कि सवाल कैसे हैं, सवाल का लेवल कैसा है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए तीसरे सवाल को हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। तीसरा सवाल भी पहले दूसरे की ही तरह है, आप उसी कॉन्सेप्ट पे लगा सकते हैं, अब इसको स्किप कर रहे हैं। हम लोग चौथे सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। चौथा सवाल लगाइए जरा। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर बताइए, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, क्या आंसर होगा, बोलो भाई। लिखा है पहला, इज अ पॉइंट ऑन द सबमर्ज्ड एरिया एट विच द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इज सपोज टू एक्ट। पहला जो डेफिनेशन लिखा है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही लिखा है। यही सेंटर ऑफ प्रेशर की परिभाषा होती ही होती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और क्या दिया है, क्या और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। चलो, सेंटर ऑफ प्रेशर कह रहा है कि इज अ पॉइंट ऑन द सबमर्ज्ड एरिया एट विच द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इज सपोज टू एक्ट। मान लीजिए कोई आपका बॉडी है, अब इस बॉडी पे कई सारे फोर्स, कई सारे प्रेशर लग रहे हैं ना, इस बॉडी पे बहुत सारे प्रेशर लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट जिस पे सारे फोर्स का हम रिजल्टेंट मान लेते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। बहुत सारे फोर्सेस के प्रभाव में कोई बॉडी है, सबमर्ज्ड बॉडी है, तो आप जानते हो जब फोर्स लग रहा है, फोर्स कहीं भी लगेगा तो फोर्स का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो होगा ना, फोर्स का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो होगा ही होगा। तो जब बहुत सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं, ये जो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इन सब का एक रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं। वो रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। अन्य ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शुड ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ सबमर्ज्ड एरिया। ऐसा तो कुछ नहीं है, सबमर्ज्ड एरिया इज डिफरेंट थिंग एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफरेंट थिंग। सेंटर ऑफ प्रेशर एक पॉइंट होता है, बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तीसरा क्या है, शुड बी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस। कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर P होगा, क्या वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा, नहीं। इसकी दो तीन स्थितियां हो सकती हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे भी हो सकता है, सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ भी हो सकता है। ये अलग अलग केसेस की बात है, ऐसा कोई शर्त नहीं है। गुड इवनिंग शिवदत्त, गुड इवनिंग। इज ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ एरिया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अगर आप अच्छे क्वेश्चन देख के भागेंगे तो मैं खराब क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब आप वही करिएगा, लॉलीपॉप, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। जो क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूं उन क्वेश्चंस का एक लेवल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, जो वो सिंपल वाली किताबें आती ना, जो आप लोग पढ़ते हो ना, आर के जैन और आर एस खुरमी और एगोर और गुप्ता एंड गुप्ता, उससे कुछ नहीं होने वाला है। द ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन इज चेंजिंग रैपिडली। आप देखो ना, बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एसएससी जेई की बात करूं ना, तो डिप्लोमा के 1 या 2% बच्चे ही एसएससी जेई क्वालिफाई कर पा रहे हैं। सारा सीट कौन उठा ले जा रहे हैं, गेट और आईएएस वाले। जो गेट और आईएएस वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो सारी एसएससी जेई की सीट उड़ा ले रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चंस लगाते हैं। अब एग्जाम में अच्छे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो लॉलीपॉप लल्लू बुद्धू वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, इस बात को आप समझिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए।
क्वेश्चन नंबर 5, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, थ्रू द सेंटर ऑफ प्रेशर, वर्टिकली अपवर्ड एट मेटा सेंटर। बताइए भाई पांचवें का आंसर क्या होगा, एक बार बताइए सब लोग, पांचवें का आंसर क्या होगा? पांचवें का आंसर आ रहा है, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं। सी कैसे होगा? कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड में कोई बॉडी को इमर्ज किया गया है, तो जितने नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जितने नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जितने भी नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो सब कहां से जाएंगे? उनका एक रिजल्टेंट होगा, उनका एक रिजल्टेंट होगा। नहीं भाई, आप ऐसे बात को समझो कि देखो, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द नॉर्मल फोर्स, जितने भी नॉर्मल फोर्सेस का एक्ट कर रहे हैं, इन सारे नॉर्मल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालोगे। जब रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रिजल्टेंट कुछ इस तरह से मिलेगा। रिजल्टेंट जिस पॉइंट से एक्ट करेगा उसी पॉइंट का तो नाम है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ प्रेशर, एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ प्रेशर। ये सवाल समझ में आया सबके? बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना? ये सवाल लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, बहुत ही शानदार सवाल है। इतना क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में दिक्कत होगी बच्चों। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना, कैसी लेमिना है? रेक्टेंगुलर लेमिना है, ध्यान रखिएगा। कैसी लेमिना है? रेक्टेंगुलर। The depth of center of pressure of a rectangular lamina immersed vertically in a water up to height. रेक्टेंगुलर लेमिना है, क्या दे दिया है? रेक्टेंगुलर लेमिना दिया है। क्या पूछा है? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछने का मतलब है कि एच स्टार पूछा है। क्या पूछा है? एच स्टार। एच स्टार क्या होता है बताओ? एच स्टार क्या होता है? बोलो बोलो भाई, एच स्टार क्या होता है? एच स्टार होता है एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। अब करना क्या है आपको? आपको करना क्या है? आपको एच बार की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको आई जी की वैल्यू पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए, ए की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर ये सारी वैल्यू पता हो, सारी वैल्यू उठा करके पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बताओ जरा, एच बार की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर एच बार की वैल्यू कितनी आएगी? अगर रेक्टेंगुलर लेमिना हमको दिखाना है तो चलो हम यहाँ दिखा देते हैं ताकि उधर हम लिख पाए। ये क्या है आपका? रेक्टेंगुलर लेमिना। अब बताओ यहाँ पे एच बार की वैल्यू कितनी आएगी? एच बार की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? एच बार की वैल्यू कितनी आएगी? फटाफट बोलो। ऑप्शंस मत बताओ, ऑप्शंस मत बताओ, मुझे वैल्यूज बताओ। अगर ये एच हाइट की लेमिना है तो एच बार की वैल्यू कितनी आएगी? एच बाई 2। आई जी की वैल्यू कितनी आएगी? बी एच क्यूब अपॉन 12। ए की वैल्यू कितनी आएगी? बी इंटू एच। ये सारी वैल्यूज उठा करके पुट कर देना, ये सारी वैल्यूज उठा करके पुट कर देना, आंसर फटाक से निकल के आ जाएगा। बोलो भाई, ये सारी वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। बी से बी कट ही जाएगा। ए बी सी डी में क्या आंसर आएगा? रख दिया आप लोगों ने? पुट करेंगे ना? द करेक्ट आंसर इज, क्या निकाल रहे हैं आंसर भाई बताइए? एप्पल बेबी कैट डॉग। 6 का आंसर डी पार्ट। किसी ने एच बाई 2 निकाल दिया है, किसी ने एच बाई 3 निकाल दिया है। बहुत स्थिति खराब है आप लोगों का, कैलकुलेशन बहुत वीक है आपका बच्चों। आपने कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दो।
कैलकुलेशन आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाओगे। इसका आंसर आएगा डी पार्ट। द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोलो भाई, बोलो इसका आंसर क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7 का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर एन इंक्लाइंड सरफेस एरिया। इंक्लाइंड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे डिफाइन होगा। यह है इंक्लाइंड सरफेस। कैसा सरफेस है, इंक्लाइंड है। इसमें जो सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन होगा वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। कह रहा है लाइज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, मतलब कि सेंटर ऑफ प्रेशर जी ऊपर पी नीचे कह रहा है। कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड, यानी जी और पी दोनों एक साथ, या तो ये ऊपर या तो नीचे। लाइज एबव द सेंट्रॉइड, यानी कि पी ऊपर जी नीचे। और दिया है नन ऑफ दीज। कौन सा होना चाहिए भाई, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। बोलो कौन सा सही है। ए पार्ट में कह रहा है लाइज बिलो द सेंट्रॉइड, यानी कि ये ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी सी में कौन सा सही है, ए बी सी में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 7 का आंसर है ए पार्ट। ए पार्ट बोले तो जी ऊपर पी नीचे। 7 का आंसर ए पार्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अरे फील आ रहा है तुम लोगों को, बोलो भाई। ना थम्सअप आ रहा है, हाँ एप्पल तो आ गया, थम्सअप नहीं आ रहा। फील आ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन सिंपल ले आए कि सही चलेगा, यह क्वेश्चन चलेगा। ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्या। कुछ लोग भाग गए डिफिकल्ट क्वेश्चन देख करके, कह रहे सर ये नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। क्वेश्चन सही है, मजा आ रहा है क्वेश्चंस लगा करके। बोलो बेटा। क्वेश्चन, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, बहुत हाई फाई तो नहीं हो गया। मेरा उद्देश्य बस ये है कि जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको जब तक नहीं लगाओगे तब तक ना आपका मतलब ही नहीं है, दौड़ेगा। संदीप कुमार ने कहा चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस लगाइए, मेरी क्लास के क्वेश्चन हो तो लगाइए, अच्छे बुक्स के क्वेश्चन लगाइए। जो आपको आता ही है वही पढ़ाने में आऊंगा तो आप क्यों पढ़ेंगे मेरे से। मेरे से पढ़ने आए हैं तो कुछ नया पढ़ के जाइए ना। सुपर्ब है सर, थैंक यू दीपक जी। क्वेश्चंस ओके, थैंक यू। आ रहे हैं गुरुजी, ओके ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो हर क्वेश्चन में ना एक कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है जिसको अगर आपने मिस किया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा आपने मिस किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी ऐसी बात है, इस क्वेश्चन में भी एक ऐसी बात है कि थोड़ी सी गलती आपने करी सब गड़बड़ हो जाएगा। बताइए संसद का इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सही है सर, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। What is the vertical distance of center of pressure below the centroid of the plane area? Below the centroid of the plane area, यानी कह रहा है कि what is the distance, यानी ये मान लो G है और ये मान लो P है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी G से P की दूरी।
ना। अच्छा, तुरंत आंसर आ गया तुम लोग का, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट। अब देखो ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी होती है एच बार, और ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी होती है एच स्टार। तो अगर एच स्टार में से एच बार को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा, और एच स्टार क्या होता है, एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार, और माइनस एच बार से एच बार कट गया, वैल्यू कितनी आई, आई जी अपॉन एच बार। द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। अब देखो यहां इस सवाल में ना, इस सवाल में हमें एक चीज दिया हुआ था, क्या दिया था, हमें एक चीज दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्लेन एरिया। अच्छा, अगर वर्टिकल डिस्टेंस ना होता, अगर इंक्लाइंड का केस होता, अगर इंक्लाइंड का केस होता तो क्या होता, तो साइन वाला टर्म आ जाता। फॉर्मूला पढ़े हो ना, आई जी साइन स्क्वायर अपॉन एच बार। तो आपको ना ध्यान रखना है कि किसका टर्म है, इंक्लाइंड है कि वर्टिकल है, कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये वो वाला क्वेश्चन है। ऐसे देख के लग रहा है कि अरे इसमें क्या है। अच्छा, क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, और है एक लाइन का, लिखा बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया इन लोगों ने, लेकिन है एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन एक लाइन का, आइए देखते हैं। अच्छा, किसी ने एप्पल बना के भेज दिया है। ठीक है ना, जानते हो मैं ए को एप्पल, बी को बेबी, सी को कैट, डी को डॉग बोलता हूं ना, ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है ना। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्पल, बी को बेबी, सी को कैट, डी को डॉग, क्योंकि बी और डी एक जैसा लगता है। जब हम लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जब बी, बच्चों से पूछो ऑप्शन बी है, तो बच्चों को बी डी एक जैसा सुनाई पड़ता है, इवन सी भी ऐसा लगता है। तो उसका हम लोगों ने काट निकाला कि बी को बेबी बोलेंगे, ए को एप्पल बोलेंगे, सी को कैट बोलेंगे, डी को डॉग बोलेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन में तो ऐसी दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऑनलाइन बड़ा फायदेमंद है, ऑनलाइन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। अगर आप ना डिस्ट्रैक्शन को बचा लीजिए, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, अगर आप ना क्लास पढ़ते पढ़ते फेसबुक पे नहीं चलाते हैं, तो ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए तो देखो सब चीज़ें ऑनलाइन आ रही हैं। आज देखिए ना, हाथी से लेकर के जीवन साथी तक सब ऑनलाइन मिल रहा है आपको, एजुकेशन भी ऑनलाइन आ गया। तो ऑनलाइन बहुत बढ़िया है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचर को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो ये है मसला। आइए सीखते हैं क्या कह रहा है। अ टैंक हैज इन इट्स साइड अ वेरी स्मॉल हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। क्या सवाल है, मतलब ऐसा सवाल जब बच्चे लगाने लगे ना तो समझो कि एकदम सिलेक्शन तय है, कोई रोक ही नहीं सकता। एक टैंक है, सवाल हो तो ऐसा मजा आ जाए पढ़ के आपको। और टैंक के किनारे पे कह रहा है, अ टैंक हैज इन इट्स साइड अ वेरी स्मॉल हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। ये बवाल देखो, टैंक के किनारे पे सिलेंडर और पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, सिलेंडर और पिस्टन टैंक के किनारे पे। बवाल क्वेश्चन है, लगाइए मजा आ जाएगा आपको। टैंक के किनारे पे क्या लगा दिया गया, सिलेंडर और पिस्टन। देखो तुम लोग को हाथी और जीवन साथी वाली बातें बहुत मजा आया ना, सब खुश हो गए। तुम लोग का यही है, क्वेश्चन पे उतना मजा नहीं आएगा, जीवन साथी की बात कर दो तो खुश हो जाते हो। और जीवन साथी वाला जो .com है ना, शादी.com और जीवन साथी.com, वो तभी खुलता है जब सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो वो हैंग कर जाता है, ठीक है। तो पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है। नहीं भारत में ना पहले एक बड़ा फेमस था, हम लोग निबंध लिखते थे, विज्ञान
अभिशाप या वरदान, ठीक है ना। आजकल ये इंजीनियर के साथ चल रहा है, इंजीनियर, अभिशाप या वरदान। कई लोगों के लिए अभिशाप हो गया इंजीनियरिंग करके, जो नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उनके लिए वरदान है, ठीक है ना। इसमें 3 हो गए हैं, बताइए, इंजीनियर, अभिशाप या वरदान या बेरोजगार। तो बेरोजगारी मिटानी है तो पढ़ लो ढंग से। ये टैंक है ये टैंक है, और टैंक में क्या है, हैज इट्स साइड अ वेरी स्मॉल हॉरिजॉन्टल सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन को फ्रिक्शनलेस क्यों कर दिया, क्योंकि उसको कोई भी लॉस वॉस नहीं कंसिडर करना है। द हेड ऑफ लिक्विड एबव द पिस्टन इज एच। जब एबव द पिस्टन कह रहा है, मतलब यहां से यहां तक की जो हेड है वो हेड एच है। एंड द पिस्टन एरिया इज ए। इस पिस्टन का एरिया कितना है, ए है। द लिक्विड हैविंग अ स्पेसिफिक वेट गामा। जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है, जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है उसका स्पेसिफिक वेट कितना है, गामा। व्हाट इज द फोर्स दैट मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन टू होल्ड इट इन अ पोजिशन अगेंस्ट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन पूरा पढ़ो तो मजा आ जा रहा है। कह रहा है इधर से ना एक प्रेशर आएगा, नो डाउट प्रेशर आएगा, इधर से एक प्रेशर आएगा। कह रहा है उस फोर्स की वैल्यू बताओ, उस फोर्स की वैल्यू बताओ। कह रहा है उस फोर्स की वैल्यू बताओ। दीपक कह रहा है सर हमारा मजा ले रहे हैं। अरे सर भी तो इंजीनियर हैं, ठीक है ना, हम खुद इंजीनियर हैं, तुम अपना ही मजा ले रहे हैं। हमारी तुम्हारी बिरादरी तो एक ही है ना, इंजीनियर वाली। तो देखो यहां से एक प्रेशर आएगा, ये देखो ये प्रेशर अप्लाई करेगा ना, ये लिक्विड ये प्रेशर अप्लाई करेगा। कह रहा है वो फोर्स बताओ, कह रहा है वो फोर्स बताओ जो इस प्रेशर को बियर कर जाएगा, इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगा और इस पिस्टन को कंट्रोल करने की स्थिति में होगा, पिस्टन को बैलेंस करने की स्थिति में होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन सबके बस की बात नहीं है, मुझे पता है 2 लाइन का, सिर्फ 2 लाइन का है। इसको ध्यान से देख लो, तो मैं मिटाऊं इसको तो मैं वहां लिख पाऊंगा। इसको ध्यान से देख लो एक बार, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, ध्यान से देख लो। ठीक है, तो आइए हम लोग पिस्टन पे सबसे पहले, हमें पिस्टन पे क्या निकालना है हमें पिस्टन पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है पिस्टन पे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या निकाल लें, सबसे पहले हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकाल लें। तो प्रेशर क्या होता है, रो जी ए एच बार। अगर प्रेशर ये है तो फोर्स क्या हो जाएगा, रो जी ए एच बार अपॉन ए। अरे ये तो जानते हो ना कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बोलो भाई, ये बात सब लोग जानते हैं, बोलो। आप क्वालिफाइड है ना सर। अरे तुम लोग भी क्वालिफाइड हो जाओगे भाई, तुमको क्वालिफाई, मैं तो क्वालिफाइड हूं, लेकिन तुमको क्वालिफाइड बनाने के पानी से ना, तुमको क्वालिफाइड बनाने के लिए तो प्रयासरत हैं। ठीक है ना। चलिए, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, रो जी ए एच बार, और P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन ए। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो जी ए एच बार अपॉन ए। तो A से A कट गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, रो जी एच बार। बोलो भाई, प्रेशर की वैल्यू कितनी आई, रो जी एच बार। यहां तक समझ में आया कि नहीं, किसी को यहां तक डाउट हो तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। और जो रोजी है वो दिया हुआ है गामा, तो गामा इज कितना हो जाएगा, ये बराबर गामा इंटू एच बार। ये क्या आया है, ये देखो हमने क्या निकाल लिया, ये हमने प्रेशर निकाल लिया, हमने प्रेशर निकाल लिया। लेकिन वो प्रेशर नहीं पूछ रहा है, वो हमसे फोर्स पूछ रहा है, और वो फोर्स कहां एक्ट करे, वो फोर्स कहां एक्ट करे ये पूछ रहा है, पिस्टन पे। वो फोर्स कहां करे, पिस्टन पे। अब बताओ, अगर प्रेशर निकल गया है तो क्या फोर्स नहीं निकल सकता, बिल्कुल आराम से निकलेगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला, P प्रेशर इंटू एरिया, तो गामा इंटू एच बार इंटू पिस्टन का एरिया A।
यानी द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। ये वो सवाल हैं जो सबके बस की बात नहीं है, ये वो सवाल हैं जो सब नहीं लगा पाएंगे। और जब वो सवाल जो सब नहीं लगा पा रहे हैं और आप महानुभाव लगा लेंगे तो आप +1 हो जाएंगे, और जो गलती करेंगे वो -1/4 हो जाएंगे, और जो गलती नहीं करेंगे वो 0 हो जाएंगे। और जहां तक मेरी समझ है गणित की कि -1/4 और 0 दोनों 1 से छोटे होते हैं, तो वो सब आपसे छोटे हो जाएंगे और वो आप 1 नंबर करके आगे बढ़ जाएंगे। जब लड़ाई बहुत कठिन होती है ना, उस समय 1 नंबर 2 नंबर भी बहुत मायने रखता है। ये मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की एक सीरीज लेके आया हूं, 2 से 3 दिन चलेगा। बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। हम तो कहे थे सर बी होगा, बस आप कहे थे इसलिए तो हम बी लगा दिए। आप कहे थे बी होगा, हमने लगा दिया आंसर। ठीक है, आंसर टिक कर दिया बी। ठीक है, आप कहे थे बी होगा, बी देखिए हो भी गया। कितनी अच्छी बात है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पे और भी शानदार क्वेश्चन लेकर के कल फिर से मुलाकात होगी। अब टाइम हो गया है कास्टिंग का, शिवेन सर स्टूडियो में आ गए हैं, जल्दी ही आपको ज्वाइन करेंगे। मुझे विदा दीजिए, कल फिर शाम 5 बजे हम आपसे मिलेंगे। एज पर आपको हमने बता ही दिया था, कल ही बताया था कि अब हम आपके लिए कुछ थियरी क्लासेस भी लेके आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट टॉक के माध्यम से क्लासेस 1 घंटे की, आधे घंटे की शुरुआत करेंगे। बाकी आपकी डिमांड होगी तो हम पूरा सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे और फिर हम जेई बन जाएंगे। जी हाँ, और आप जेई बन जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी एक आकांक्षा है कि आप जेई बने, अपने और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। फिर से मैं कहूँगा, आसपास पॉजिटिविटी रखिए, कोविड से बच के रहिए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाइए, मास्क वास्क लगाइए, सैनिटाइज़र करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, पेड़ लगाइए, ठीक है ना, ताकि आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाए। और अपने आसपास खूब पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और मैं जैसा कहता हूं ना कि जानवरों से प्रेम करिए, इंसानों से भी करिए, लेकिन जानवरों से भी करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी 5 बजे। थैंक यू वेरी मच।